डायपोल मोमेंट। अब डायपोल मोमेंट क्या चीज़ है? देखो, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि पोलर, नॉन पोलर, पोलैरिटी ये किन बलाओं के नाम है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हम जानते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो क़ुव्वत है जिसके ज़रिए एक एटम अपने न्यूक्लियस की तरफ एक शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो जितने क़ुव्वत से खींचता है उस क़ुव्वत को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ठीक है, तो जिसकी जितनी ज़्यादा क़ुव्वत होती है उसकी उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। अब दो एटम्स है, फॉर एग्जांपल ए और बी, जो कि बॉन्ड बना चुके हैं। इनके दरमियान इसकी भी एक ख़ास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, इसकी भी एक ख़ास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। इनमें से सबसे, इन दोनों में से जिसकी बड़ी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से छोटी वाली वैल्यू को, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू को हम माइनस कर देंगे। इससे आ जाएगा डिफरेंस। ठीक है, तो जो डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस के बुनियाद पर हम फैसला कर सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी कितनी है, पोलर है, नॉन पोलर है, आयनिक है, कोवेलेंट है वगैरह। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हुआ सोडियम, ये हुआ क्लोरीन। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तकरीबन 3 है, सोडियम की 0.9 है। तो 3 से अगर 0.9 हम माइनस कर दें, 3 की वैल्यू हाई है, 0.9 वैल्यू लो है, सो हाई से लो माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 2.1। ये डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो अब देखो, अगर ये डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा आ रहा है, मोर आ रहा है, तो आयनिक, ये कंपाउंड आयनिक होगा। और अगर 1.7 से ये रिजल्ट कम आ रहा है तो ये कंपाउंड कोवेलेंट होगा। ठीक है, अब कोवेलेंट के अंदर पोलर और नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर और पोलर। तो इनके दरमियान जो बाउंड्री है, जैसे यहाँ पर 1.7 है वैसे ही यहाँ पर 0.4 है। 0.4 से अगर डिफरेंस कम हुआ तो नॉन पोलर होगा, या 0.4 है या 0.4 से भी कम है तो नॉन पोलर होगा। 0.4 से ये डिफरेंस ज़्यादा है तो फिर ये कंपाउंड पोलर होगा। इसे हम कहते हैं आयनिक कैरेक्टर। इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से हम आयनिक कैरेक्टर का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक कंपाउंड के अंदर पोलैरिटी कितनी है। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम सिंपली सादा आसानी के साथ कह सकते हैं कि ये सोडियम क्लोराइड NaCl 2.1 1.7 से ज़्यादा है, ये आयनिक है। HCl ले ले, HCl 3 और हाइड्रोजन है 2.1, ये क्या आ जाएगा? 3 माइनस 2.1 इज इक्वल टू 0.9। 0.9 1.7 से कम है तो ये कोवेलेंट है, लेकिन कोवेलेंट में नॉन पोलर है या पोलर है? 0.4 से ज़्यादा है तो ये पोलर है। इसे हम आयनिक कैरेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो आयनिक कैरेक्टर हमको दिखाती है एक बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी, कि आया एक बॉन्ड, आया एक कंपाउंड वो पोलर है या नॉन पोलर है। अब ये तो हमको क्वालिटेटिव दिखा देता है कि ये फलाना कंपाउंड जो है ये पोलर है या नॉन पोलर है। दिखा तो दिया, फॉर एग्जांपल दिखा दिया कि पोलर है। ठीक है, मान लिया HCl पोलर है, लेकिन इसमें पोलैरिटी अब कितनी है? एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम पढ़ चुके थे ना कि एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस उसे कहते हैं जो हमें दिखाता है कि क्या है, क्वांटिटेटिव पर दिखाता है कि कितना है। वही सेम कंसेप्ट यहां पर अप्लाई करो। ये तो हमको दिखा देता है कि 0.4 से चलो आगे है HCl, तो ये पोलर है, पोलर कंपाउंड है। ठीक है, अब ये पोलैरिटी इसके अंदर कितनी है? तो अब जब कितनी का सवाल आया, इस क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ पोलैरिटी को अब हम कहेंगे डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट का डिफिनीशन ही हम इस तरह से कर लेते हैं कि द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ पोलैरिटी। पोलैरिटी का क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, एक बॉन्ड, एक कंपाउंड पोलर है, लेकिन कितना पोलर है, हाउ मच पोलर, इसको मेजर करने का नाम है डायपोल मोमेंट। ठीक है,
तो डायपोल मोमेंट इज द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ पोलैरिटी, या कह सकते हो कि द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ पोलैरिटी इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। मैथमेटिकली अगर हम देखें मैथमेटिकली तो ये हम इस तरह से कह सकते हैं, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होता इस तरह से है कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। अब देखो पोलर कंपाउंड बन रहा है, पोलर बॉन्ड से, तो ये बात तो जाहिर है कि इसके अंदर दो चार्ज पार्टिकल्स इन्वॉल्व है। अगर चार्ज पार्टिकल्स नहीं है तो पोलर का सवाल कहां से आ गया? पोलर कहते हैं इसको है कि इसका एक सर पॉजिटिव दूसरा सर नेगेटिव चार्ज होगा, इसको हम पोलर कहते हैं, ठीक है। जिसके दोनों एंड्स जो है उस पर अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स मौजूद हो, उस कंपाउंड को हम पोलर कंपाउंड कहते हैं। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अपोजिट चार्जेस हो गए। अब ये क्या है डायपोल मोमेंट? इन्हीं दो चार्जेस को अगर हम आपस में ज़रब करें, इनका प्रोडक्ट, और उन दो चार्जेस को ज़रब करें डिस्टेंस के साथ, इसको हम कहेंगे डायपोल मोमेंट। इसको हम जाहिर करते हैं, डायपोल मोमेंट को हम जाहिर करते हैं म्यू से, ठीक है, या माइक्रो भी आप कह सकते हो, इस तरह से, इज इक्वल टू, मान लो ये HCl का मैं ले रहा हूं, ठीक है, HCl, तो H पर पार्शियल पॉजिटिव, Cl पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों चार्जेस को, इसको मैं क्यों से दिखाऊंगा, इनके चार्जेस को मैं मल्टीप्लाई करूंगा कि इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है, r। तो इन चार्जेस को अगर हम मल्टीप्लाई करें इन चार्जेस के दरमियान जितना डिस्टेंस है उसके साथ, तो इससे जो बनेगा उसको हम कहेंगे डायपोल मोमेंट। असल में मैथमेटिकली हम डायपोल मोमेंट इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये हुआ मैथमेटिकल फॉर्म। रिप्रेजेंटेशन की तरफ आ जाते हैं। रिप्रेजेंटेशन हम इसको रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं? ये हुआ H जिस पर पार्शियल पॉजिटिव, ये हुआ Cl जिस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल है। अब इस डायपोल मोमेंट को हम एक एरो के साथ डिनोट करते हैं, एरो, और वो एरो उस पोलर मॉलिक्यूल के अंदर, उस पोलर बॉन्ड के अंदर हम इस तरह से लिखेंगे कि उसका टेल जो है वो पॉजिटिव एंड की तरफ हो और उसका हेड जो है वो नेगेटिव एंड की तरफ पॉइंट कर रहा हो। इस तरह से डायपोल मोमेंट हम एक पोलर मॉलिक्यूल के अंदर लिख लेते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका टेल, उसका दुम, दागलकई, वो पॉजिटिव साइड की तरफ होगा, उसका हेड, उसका सर, इट विल पॉइंट टुवर्ड्स द नेगेटिव एंड। इस तरह से मॉलिक्यूल के अंदर हम रिप्रेजेंट करेंगे डायपोल मोमेंट को, ठीक है। समझ में आ गया? डिफिनीशन मैथमेटिकली किस तरह से डिफाइन करते हैं और इसका रिप्रेजेंटेशन। यूनिट की बात आ गई, तो इसके यूनिट को नॉर्मल हम डीबाई कहते हैं, डीबाई, लेकिन ये SI यूनिट नहीं है। SI यूनिट हम डिराइव कर सकते हैं। किस तरह से? SI यूनिट को देखो, ये हुआ डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाइड बाय R। SI यूनिट्स में Q का यूनिट जो है वो है कूलम, और रेडियस डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट है मीटर। सो कूलम मीटर जो बन रहा है ये कूलम मीटर यूनिट है, SI यूनिट है डायपोल मोमेंट का। अब डी बाई के साथ अगर हम कंपेयर करें तो एक डी बाई वो बराबर है 3.36 × 10⁻³ कूलम मीटर। एक डी बाई बराबर है 3.336 × 10⁻³ कूलम मीटर, 3.336 × 10⁻³ कूलम मीटर, ये एक डी बाई का बराबर है, ठीक है। ये हुआ यूनिट, यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, अब एक्सपेरिमेंटली इसको हम चेकआउट कैसे करते हैं? एक्सपेरिमेंटली चेकिंग आउट द डायपोल मोमेंट एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक कंडेंसर। अब कंडेंसर किस बला का नाम है? इसमें होते हैं माशाल्लाह से 2 इलेक्ट्रोड, ठीक है। एक इलेक्ट्रोड पर होगा पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पर होगा नेगेटिव चार्ज। अब इन इलेक्ट्रोड को मैं टर्मिनल्स के साथ एक वोल्टेज के साथ टच कर दूंगा, ठीक है। पॉजिटिव
जहाँ पॉजिटिव वोल्टेज के साथ टच है वो पॉजिटिव है, जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव वोल्टेज के साथ टच है वो नेगेटिव है। ठीक, इस तरह से वोल्टेज के साथ मैं टच कर दूंगा। अब इनके दरमियान बन जाएगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड। बात को गौर से सुनो, ध्यान से, ठीक है। वोल्टेज के साथ मैंने इलेक्ट्रोड्स को टच किया, इनके दरमियान बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की एक खास स्ट्रेंथ होती है, स्पेसिफिक स्ट्रेंथ, एक खास स्ट्रेंथ होती है। अब इसकी ये स्ट्रेंथ कितनी होती है? वो होती है कि ये अप्लाइड वोल्टेज जितना है, आपने वोल्टेज जितना अप्लाई किया है उसको डिवाइड करो इन इलेक्ट्रोड्स के दरमियान जितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। तो अप्लाइड वोल्टेज को अगर हम इन इलेक्ट्रोड्स के दरमियान जितना डिस्टेंस है उस पर डिवाइड करें, इससे जो आंसर आएगा वो स्ट्रेंथ होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये इलेक्ट्रिक फील्ड उतने स्ट्रेंथ का होगा। यहां तक बात समझ में आ गई कंडेंसर की, ठीक है। अब मैं उठा लेता हूं एक पोलर मॉलिक्यूल, हाथ में पकड़कर इसको यूं उछाल लेता हूं, गिरा देता हूं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक, अब मान लो इस HCl को मैंने गिरा दिया, जैसे गोल्फ बॉल को हम गिराते हैं एक होल के अंदर, इसी तरह से मैंने HCl मॉलिक्यूल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर गिरा दिया। अब HCl, ये लो HCl मैंने जब गिराया तो उसका सर नीचे और टांगे ऊपर आसमान की तरफ थी। ठीक, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड में गिर गया, हमको पता है कि अपोजिटली चार्ज्ड एंड्स जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इसलिए इसका नेगेटिव एंड इस तरफ आ जाएगा और इसका पॉजिटिव एंड इस तरफ आ जाएगा, मतलब ये घूम जाएगा, और इसके घूमने को हम कहते हैं अलाइनिंग। ठीक है, ये जब गिर गया, मैं जब गिरा रहा था, सर नीचे टांगे ऊपर, नीचे जब आ गया तो इसका ये पॉजिटिव एंड चुंगे नेगेटिव तरफ ने अट्रैक्ट किया तो ऐसे हो गया पॉजिटिव, यहाँ इसके नेगेटिव को इस पॉजिटिव ने अट्रैक्ट किया तो ये यूं हो गया, नेगेटिव क्लोरीन इस तरफ आ गया, हाइड्रोजन नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चला गया। ठीक है, इसके इस घूमने को हम अलाइनिंग कहते हैं, और इसकी इस अलाइनिंग की वजह से, ड्यू टू इट्स अलाइनिंग, अलाइनिंग का स्पेल ठीक लिख लिया, अच्छा, इसके इस अलाइनिंग की वजह से देयर will be decrease in electric field। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जिसका एक स्पेसिफिक स्ट्रेंथ था हम मेजर कर चुके थे, उसके उस इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ में कमी आ जाएगी। ठीक है, इस मॉलिक्यूल के घूमने की वजह से, इसकी अलाइनिंग की वजह से इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कमी आ जाएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में जितनी कमी आ रही है वही कमी हमारे साथ है हमारा टारगेट डायपोल मोमेंट। ठीक, तो एक्सपेरिमेंटली हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देख रहे थे कि इसका स्ट्रेंथ, मान लो ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका स्ट्रेंथ यहाँ है, पॉइंट कर रहा है यहाँ पर। जैसे ही पोलर मॉलिक्यूल डाल दिया, वो पोलर मॉलिक्यूल वहाँ घूमने लगा, क्योंकि खुद को अलाइन कर रहा था अपने पॉजिटिव एंड को नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ और नेगेटिव एंड को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ले जा रहा था। इसके अलाइनिंग की वजह से इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ में कमी आ गई, तो ये जितनी कमी आ रही है यही कमी हमारे साथ डायपोल मोमेंट है। इस तरह से एक्सपेरिमेंटली हम डायपोल मोमेंट को मेजर करते हैं। बात यहाँ तक भी समझ में आ गई। ये हुआ डायपोल मोमेंट, उसका डिफिनीशन, मैथमेटिकल किस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन, उसका यूनिट, और एक्सपेरिमेंटली किस तरह से मेजर करते हैं। इसकी एप्लीकेशन इसके बाद पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको नोट कर दो, शाबाश। अब एप्लीकेशंस ऑफ डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट की एप्लीकेशन क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्योंकि हमें कहना तो है नहीं इसको, तो फिर फ़ायदा हमको क्या हो रहा है? फ़ायदा भी तो ढूंढना है, उस फ़ायदे को अब हम ढूंढेंगे। ठीक है, दो किस्म के फ़ायदे आपकी किताब, आपके सिलेबस के अंदर लिखे हैं, और भी है, ये दो आपके सिलेबस के अंदर लिखे हैं, इसलिए हम ये दो ही पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर 1 इज परसेंट आयनिक करेक्टर, और दूसरा है ज्योमेट्री
ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले एक कंपाउंड के अंदर, इससे पहले हम आयनिक कैरेक्टर समझ चुके हैं, ठीक है। उस आयनिक कैरेक्टर का परसेंटेज कितना है, कितने परसेंट ये मॉलिक्यूल आयनिक है, इसको कैलकुलेट करने के लिए डायपोल मोमेंट हमारी मदद करती है। और एक मॉलिक्यूल का ज्योमेट्रिकल शेप किस तरह से है उसको भी फाइंड आउट करने में डायपोल मोमेंट मदद देता है। अब देखो ये किस तरह से करता है, ये परसेंट आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू डायपोल ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय डायपोल आयनिक मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ये क्या हो गया, देखो एक्सपेरिमेंटली हम जान चुके हैं कि किस तरह से डायपोल मोमेंट को हम मेजर करेंगे, ये हम जान चुके हैं, ठीक है। तो जो एक्सपेरिमेंटली हम डायपोल मोमेंट एक मॉलिक्यूल का मेजर कर लेते हैं उसको हम यहां पर लिख लेंगे, ठीक है। अब एक दूसरे कंपाउंड को हम ले लेंगे जो कि फुली आयनिक है, फॉर एग्जांपल NaCl फुली आयनिक है। फुली आयनिक कंपाउंड का भी एक्सपेरिमेंटली डायपोल मोमेंट मालूम कर लेंगे, उसको हम डायपोल आयनिक कहेंगे। तो जो ऑब्जर्व है, जिसकी पोलैरिटी का एक्सटेंट हम मालूम कर रहे हैं, जिसका परसेंट आयनिक कैरेक्टर हम मालूम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल HCl हो गया, एक्सपेरिमेंटली उसकी वैल्यू जो आ रही है उस वैल्यू को हम डायपोल ऑब्जर्व में लिख लेंगे। फुली आयनिक कंपाउंड का एक्सपेरिमेंटली डायपोल मोमेंट जो निकल रहा है उसको हम डायपोल आयनिक में लिख लेंगे और 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इससे जो निकलेगा जवाब उसको हम कहेंगे परसेंट आयनिक कैरेक्टर। इसके ऊपर एग्जांपल इंशाल्लाह इसके बाद कर लेंगे, ठीक है। आते हैं ज्योमेट्रिकल शेप्स की तरफ। अब देखो एक मॉलिक्यूल का मान लो हमारे पास 2 से 3 या 4 ज्योमेट्रिकल शेप्स पॉसिबल हो। एक मॉलिक्यूल का 2 से 3 या 4 ज्योमेट्रिकल शेप्स पॉसिबल हो। अब इन 4 या 3 ज्योमेट्रिकल शेप में सही वाला ज्योमेट्रिकल शेप इस मॉलिक्यूल का कौन सा है, ठीक है। तो इस कुरानदाजी में हमारी मदद करती है ये डायपोल मोमेंट। मतलब इस मॉलिक्यूल का सही शेप इन तीनों में से कौन सा है, या इन 2 में या इन 4 में से कौन सा है, उसको पिक करने के लिए हमें हेल्प आउट करता है डायपोल मोमेंट। कैसे, देखो एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। मान लो मैं ले लेता हूं एग्जांपल जो कि आपके किताब के आपके सिलेबस के अंदर है, वाटर का शेप कैसे है। वाटर है H2 और एक O, H2O। अब मैं कह सकता हूं कि वाटर का ऑक्सीजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर है। हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। दूसरी तरफ कह सकता हूं कि नहीं, ऑक्सीजन यहां पर, एक हाइड्रोजन नीचे और दूसरे हाइड्रोजन भी नीचे लटक रहे हैं, जैसे कि फनलैंड के अंदर जूले में होता है। इस पर नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। अब देखो विस्पर थ्योरी से हमको ये वाज़ह हो चुका है कि लोन पेयर्स की रिपल्जन ज़्यादा होती है, इसलिए इसका शेप बेंट होगा, लीनियर नहीं होगा। लेकिन अगर विस्पर थ्योरी नहीं हो आपके साथ और आपके साथ ये 2 पॉसिबल शेप दिए गए हों, विदाउट विस्पर थ्योरी के मदद के बगैर आप किस तरह से आप निकाल सकते हो कि इन दोनों में से सही शेप कौन सा है। विस्पर थ्योरी आपके साथ नहीं है, उसका इस्तेमाल आप नहीं कर रहे। मान लो आपने कभी देखी ही नहीं है विस्पर थ्योरी क्या चीज़ है, किस बला का नाम है, मीठा है, कैसा है, ठीक है। तो उसके बगैर अब आप कैसे मालूम करोगे कि वाटर का शेप ऐसे है या ऐसे है। इसमें हमको हेल्प आउट करता है, हमारा मदद करता है डायपोल मोमेंट। वो कैसे, देखो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि डायपोल मोमेंट का रिप्रेजेंटेशन हम किस तरह से करते हैं, एक एरो से। एरो का टेल पॉजिटिव की तरफ और उसका हेड नेगेटिव की तरफ होगा। एक डायपोल मोमेंट इस बांड के लिए तो दूसरा डायपोल मोमेंट इस बांड के लिए। टेल पॉजिटिव की तरफ, हेड नेगेटिव की तरफ, टेल पॉजिटिव की तरफ, हेड नेगेटिव की तरफ, ठीक है। ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन मैं यहां पर कर लेता हूं, टेल पॉजिटिव की तरफ, हेड नेगेटिव की तरफ, टेल पॉजिटिव की तरफ, हेड नेगेटिव की तरफ। अच्छा, अब आपने फिजिक्स में तकरीबन मैट्रिक के 10th के फिजिक्स में आप पढ़ चुके हो, उसमें मौजूद है हेड टू टेल रूल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स का एडिशन हेड टू टेल रूल के जरिए, ठीक है। एक का हेड और दूसरे का टेल एक दूसरे से लगाकर हम उसका रिजल्टेंट निकाल देते। वही सेम रूल यहाँ पर अप्लाई करो, एडिशन ऑफ द वेक्टर थ्रू हेड
एंड टेल रूल, हेड टू टेल रूल। अब हेड टू टेल रूल को अगर हम हेड टू टेल रूल के जरिए हम इन दोनों वेक्टर्स को जमा करें, इसका टेल यहां पर रख ले, इसका हेड यहां पर आ जाएगा, तो रिजल्टेंट इसका आएगा 0, मतलब इसका डायपोल मोमेंट क्या आ रहा है 0। और अगर इसका करें, इसका टेल मतलब ये एरो मैंने ले लिया ऐसे है, ठीक है, और इसको इसके साथ ऐड किया, तो इसका टेल यहां पर रख दिया और ऐसे ऐड किया, तो इसका एक रिजल्टेंट एक जवाब आ रहा है। अब वो जवाब जो है जो भी हो लेकिन आ रहा है 0 नहीं है कम अज कम, ठीक है, 0 नहीं है। इसका ये शेप दिखाता है कि वाटर का डायपोल मोमेंट है, और ये शेप दिखाता है कि वाटर का डायपोल मोमेंट नहीं है, 0 है। अब हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटली वाटर का डायपोल मोमेंट देख लेंगे। तो एक्सपेरिमेंटली जब कंडेंसर के जरिए हम वाटर का डायपोल मोमेंट देख लेते हैं तो हमको पता लग जाता है कि वाटर का डायपोल मोमेंट है 1.84 डिवाइड 1.84 डिवाइड, मतलब वाटर का डायपोल मोमेंट असल में है। ये शेप बताता है कि नहीं है, तो ये शेप गलत हो गया। ये शेप बता रहा है कि है, तो ये शेप सही हो गया। तो जब हमको 2 या 3 शेप्स दिए गए हो, उनमें से सही वाला कौन सा है, डायपोल मोमेंट के जरिए उसके हेल्प से हम पिक आउट कर सकते हैं, कुरानदाजी लगा सकते हैं कि कौन सा शेप वो ठीक होगा, ठीक है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन हो गया ये डाइऑक्साइड, इसका शेप मैं मान लेता हूं कि लीनियर है, एक ऑक्सीजन यहां पर एक यहां पर, दूसरा मान लेता हूं बिल्कुल इसी तरह से, ठीक है, कि वो एंगुलर है, बेंट है। ये भी लीनियर बेंट मैंने ले लिया, ये भी लीनियर बेंट ले रहा हूं। अब यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। डायपोल मोमेंट को ड्रा करें तो ड्रा कर लो, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब एक्सपेरिमेंटली अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की डायपोल मोमेंट को देख ले तो वो आता है 0। एक्सपेरिमेंटली कार्बन डाइऑक्साइड की डायपोल मोमेंट 0 है, मतलब इसका डायपोल मोमेंट नहीं है। अब अगर इसके डायपोल मोमेंट को हम जमा करें, एक एरो ऐसे है तो दूसरा एरो ऐसे है, इसका रिजल्टेंट आ रहा है, मतलब ये वाला शेप बता रहा है कि डायपोल मोमेंट 0 नहीं है, कोई वैल्यू तो है। और अगर इसको ऐड करें हेड टू टेल रूल से, तो एक एरो ऐसे है तो दूसरा एरो ऐसे है, रिजल्टेंट 0 आ रहा है, ठीक है। हेड टू टेल रूल है, पढ़ा है ना। तो हेड टू टेल रूल हमको ये बताता है कि इस कार्बन डाइऑक्साइड का डायपोल मोमेंट 0 ही है, और ये बताता है कि 0 नहीं है, और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या बताता है कि 0 है। इसलिए ये शेप ठीक नहीं है और ये वाला शेप कार्बन डाइऑक्साइड का ठीक है। तो हमको पता लग जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का शेप वो लीनियर है डायपोल मोमेंट के जरिए। बात समझ में आ गई? लिख लो इसको। इसके बाद कुछ आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड के प्रॉपर्टीज को पढ़ लेते हैं।